हाँ भाई नमस्कार। राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है या पढ़ाई चल रही है? सर मौज चल रही है सर। अब तो पढ़ाई तो बंद हो गई है। हर बार एक ही बात पूछते हो, जब आपको पता है आंसर, फालतू बेइज्जती करते हो। चलो भाई टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या अपन ने लास्ट टर्न पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना, काइनेटिक एनर्जी लिखना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, क्या अपना एसएचएम का फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ सर, उस तरह की बातें अपन सारी कर चुके थे। फेजर डायग्राम से याद करो कब से स्टार्ट होगा तो फाई कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता चुका था। फाई क्या अंतर लाता है, पूरी उसकी काइनेमेटिक्स अपन समझ चुके हैं। और आगे चलते हैं एसएचएम की अगली कड़ी पर और देखते हैं कैसे कहानी। अब बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरफ अपन चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। पहले स्प्रिंग मास सिस्टम बहुत सिमिलर टू एसएचएम है, बताओ क्यों? याद कर स्प्रिंग की इक्वेशन, क्या स्प्रिंग की इक्वेशन जो हुआ करती थी, क्या स्प्रिंग की इक्वेशन याद करो जो हुआ करती थी, क्या एफ एस बराबर माइनस के एक्स होती थी? अरे सर ये तो एसएचएम जैसी है, बल्कि ये तो एसएचएम की रेफरी है। एफ एस स्प्रिंग या एसएचएम एक ही बात है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, पर ध्यान से बताऊं तो अंतर समझें, अच्छे समझना। फिर इस एग्जाम्पल समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये स्प्रिंग की इक्वेशन है, तो पहली बात स्प्रिंग की इक्वेशन होती है एफ ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स, और एसएचएम की इक्वेशन होती है एफ बराबर माइनस के एक्स। सर एक जैसी ही तो हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। पहले अंतर समझो इस बात का, तब तुम्हें समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। फिर इस इलस्ट्रेशन में और उस बात की फील आ जाएगी। पहली बात, स्प्रिंग इक्वेशन सिर्फ स्प्रिंग वाली जगह लग सकती है, मतलब वो स्प्रिंग फोर्स में ही है बस। एसएचएम की इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर में, क्या एसएचएम का फोर्स की इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर में आ सकती है। वो स्प्रिंग में भी आ सकती है, ग्रेविटेशन में भी आ सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ सकती है। ये कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ये एक फोर्स है जो कई फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, किसी और फोर्स से भी आ सकता है। जब कोई फोर्स इस तरह की इक्वेशन प्रोड्यूस करता है तो उस पाथ को या उस मोशन को एसएचएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएचएम। ओके सर, बात कुछ कुछ तो समझ आ रही है सर। ओके, अब समझिए अच्छे से। यहां पर जो के होता है स्प्रिंग में, वो क्या होता है? वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, यहां पे के क्या होता है? ये होता है एसएचएम कांस्टेंट। फिर से समझना कि एसएचएम की इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, फ्लूइड और भी कई चैप्टरों में आ सकती है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। स्प्रिंग की ही एक प्रॉपर्टी है। तो के जो एसएचएम कांस्टेंट है, ये कौन से चैप्टर से आएगा? किसी भी चैप्टर से आ सकता है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एक और बात याद करो, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत मेजर डिफरेंस है। x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। x कहां से डिस्प्लेसमेंट होता है? ये नेचुरल लेंथ से। अरे कहां से होता है? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग से। तभी तो स्प्रिंग फोर्स आता है कि अगर आप नेचुरल लेंथ से उसको लंबा कर लो या कंप्रेस कर लो तो फोर्स अपोजिट में लगने लगेगा स्प्रिंग द्वारा। अरे हां सर, पर यहां पे x क्या है? इज द डिस्प्लेसमेंट, is the displacement from mean position। बहुत बड़ा अंतर है ये, कंफ्यूज मत होना। is the displacement from mean position, is the displacement from mean position से है। ये कहां से है? mean position से। ओके, याद रखें, स्प्रिंग का फोर्स और एसएचएम का फोर्स दिखता है एक जैसा है, पर इनमें अंतर है। वहां पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहां पे के एसएचएम कांस्टेंट है। जो के डिपेंड करता है कि कौन से फोर्सेस आर ज्ञान वाले चैप्टरों में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर। एक और मेजर अंतर स्प्रिंग फोर्स में और स्प्रिंग फोर्स में अगर अपन समझें तो ये ओनली स्प्रिंग फोर्स है, ठीक? ये नेट फोर्स है, मतलब ये उस पार्टिकल पे लगने वाला, ये उस पार्टिकल पे लगने वाला, हो सकता है एक पार्टिकल पे 4 फोर्स लग रहे हो, उन चारों का समेशन है ये। पर स्प्रिंग फोर्स, मान लीजिए स्प्रिंग पे mg भी लग रहा है और स्प्रिंग भी लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लिखा जाएगा, ये स्प्रिंग फोर्स है, ये नेट फोर्स नहीं है।
जो अपन F बराबर माइनस के एक्स लिखते हैं वो किसी भी पार्टिकल पर कैसा फोर्स होता है, वो होता है नेट फोर्स। जब नेट फोर्स माइनस के एक्स के बराबर आ जाए तो वो पार्टिकल करेगा SHM। क्या करेगा? SHM। ओके सर, कुछ कुछ बात समझ आई। तो F बराबर माइनस के एक्स स्प्रिंग में भी दिखता है, F बराबर माइनस के एक्स SHM में भी दिखता है, इनमें बहुत अंतर है। F बराबर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो Fs जो है वो सिर्फ स्प्रिंग द्वारा फोर्स है पार्टिकल पर। K स्प्रिंग कांस्टेंट है और X उसका डिस्प्लेसमेंट है नेचुरल लेंथ से। जबकि F बराबर माइनस के एक्स में जो F है वो नेट फोर्स है, सभी फोर्सेस का समीशन। K SHM कांस्टेंट है और X डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। कहां से? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन कहां होती है? जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। ओके सर, ये अंतर थ्योरेटिकली तो समझ आया, अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। बेसिकली अब अपन SHM, क्या SHM सिर्फ स्प्रिंग में हो सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है, पर क्या स्प्रिंग में भी हो सकता है? हां सर, बिल्कुल हो सकता है। तो अपन SHM इन स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। क्या SHM इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो सकता है? हां। क्या SHM ग्रेविटेशन में हो सकता है? हां, तब पढ़ेंगे। पर क्या SHM स्प्रिंग में भी हो सकता है? और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां आता है, क्यों? क्योंकि दोनों की इक्वेशन एक जैसी लगती है, जबकि उनको कब कौन सी लगानी है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है राम लालो, श्याम लालो? हाँ सर, समझ तो आ रही है, मजा भी आ रहा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें? एक इलस्ट्रेशन लेता हूं। मान लो एक स्प्रिंग ले लो, वो अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाने लग जाओ। पहले तो क्या उतार लिया, क्या इसे रब कर देता हूं। अब ऐसा चाहो तो ये दोनों उतारने से पहले लिख लो डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग इक्वेशन एंड SHM इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन, ये हेडिंग क्या डाल सकते हो लिखने से पहले, फिर लिखना है SHM इन स्प्रिंग मास सिस्टम। चाहो तो लिखो, पहले लिखो डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग इक्वेशन एंड SHM इक्वेशन। डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग इक्वेशन एंड SHM इक्वेशन, दोनों तीनों का अंतर समझ में आना चाहिए। वहां पे सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स है, यहाँ पे नेट फोर्स है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे SHM कांस्टेंट है। जो भी वैल्यू निकल के आएगी, X होता है नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग में, X होता है मीन पोजीशन से SHM में। ये अंतर मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आता, ये समझ आना चाहिए। क्या SHM ग्रेविटेशन, फ्लूइड, सब बहुत सारे चैप्टरों में हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, पर क्या वो स्प्रिंग में भी हो सकता है? अरे हाँ, स्प्रिंग जैसा तो बिल्कुल सिमिलर दिखता है, पर अंतर है। वो अंतर भी समझेंगे और कैसे SHM होता है स्प्रिंग में ये भी समझेंगे। क्यों मेरे लालो, मेरे पीलो? अरे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया तो सही सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? सोचो सोचो सोचो, आ जाओ। चलो अब इस बात को समझाता हूं। मान लो एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पर थी, मास M से जुड़ी हुई है। अपन ने इस ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स लगा दिया F, कांस्टेंट फोर्स। क्या होगा पहले बताओ? क्या इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग इलोंगेट होगी? हाँ सर, बिल्कुल होगी। क्या ये नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है? क्या नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है? यस और नो? क्या नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन है? यस और नो? जब आप नेचुरल लेंथ पे हो तो स्प्रिंग फोर्स 0, पर क्या F फोर्स लग रहा है? हाँ, तो नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन नहीं है? नो। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो क्या नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन होती? पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। हाँ सर, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? चलते चलो, बढ़ते चलो। सुनो, मान लो हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो लगा x0, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। ऐसे कैसे समझ? क्या नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अब सोच, नेचुरल मीन पोजीशन कहां पर आएगी? जहां पर क्या F बराबर kx0 हो जाएगा। सोच, इधर F, पीछे क्या लगा? kx0, तो मीन पोजीशन पे
एफ क्या हो गया, के एक्स नॉट। मीन पोजीशन पे एफ क्या हो गया, के एक्स नॉट। ओके, अब समझना अच्छे से। हमारा जो एसएचएम का इक्वेशन होती है उसमें क्या एक्स नेचुरल लेंथ से लेते हैं कि मीन पोजीशन से? सर एसएचएम की बात तो सर मीन पोजीशन से होती है, तो क्यों ना एक्स यहां पे ले लें। ओके सर, चलो देखते हैं, अपन देखते हैं कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम तो नहीं कर रहा। सोचते हैं। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, मजा आया सर। चलो मान लो अपने से एक्स आगे हिला लिया। अगर इसे एक्स आगे हिला लिया तो इस ब्लॉक पर एफबीडी बनाओ। एफबीडी ब्लॉक पर एक्स हिलाने के बाद अपन ने कहां से एक्स हिलाया? पहले तो एक्स कहां से लिया? नेचुरल लेंथ से कि मीन पोजीशन से? सर मीन पोजीशन से। तो ये एक्स किसका एक्स है बोल, जो मैंने एक्स लिया है? ये एसएचएम का एक्स है कि ये स्प्रिंग का एक्स है? बोल पहले तो बताइए, जो एक्स मैंने लिया है ये एक्स किसका है? स्प्रिंग का है कि भैया एसएचएम का है? बोल, अरे बोल। सर ये एक्स तो ना सर ये एक्स तो ना सर, ये एक्स तो ना सर, एसएचएम का है। इफ का एफबीडी बना, एक्स दूरी पे, एफ फोर्स आगे, पीछे लगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, पीछे के एक्स। पर एक्स क्या है? स्प्रिंग का एक्स कहां से होता है? सर नेचुरल लेंथ से। हाँ, तो नेचुरल लेंथ से अपन कितनी दूरी पर हैं? बोलो। एक्स की एक्स नॉट की एक्स प्लस एक्स नॉट। सर एक्स प्लस एक्स नॉट, तो सोच स्प्रिंग का एक्स आया एक्स प्लस एक्स नॉट। कंफ्यूज मत हो ना आप, इसलिए कह रहा हूं दोनों के एक्स में अंतर आना चाहिए। जो मैंने एक्स लिया है, क्योंकि मुझे एसएचएम ही तो निकालना है या एसएचएम ही तो प्रूव करना होगा, तो सोच क्या मैंने एक्स, जो मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ एक सवाल या कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोसीजर बनेगा ये एक, कि कैसे एसएचएम निकालते हैं, जो चैप्टर बाय चैप्टर काम आता जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, फोकस करिए, शर्माइए मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके सर, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट पीछे की तरफ, एफ लगा आगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते फिरो, चलते चलो। ओके, अब सोच, इस इक्वेशन पे मुझे नेट, इस एफबीडी पे मुझे नेट फोर्स लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया एचएम में नेट ही होता है। हमने एक्स अगर इधर हिलाया तो हम पॉजिटिव भी इधर ही ले लेते हैं। जिधर एक्स हिलाओ ना, जिधर अपन ने एक्स लिया, क्या अपन ने एक्स इधर लिया? हाँ, तो इधर ही पॉजिटिव ले लो, क्योंकि अपन एक्स को ही पॉजिटिव लिया। हाँ, तो इधर देखो नेट फोर्स कैसे बचा? एफ माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। अरे हाँ सर, एफ माइनस की एक्स माइनस की एक्स नॉट। अरे हाँ सर, अब ध्यान दे, क्या ये मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन है? अरे हाँ सर, ये तो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन है। ओके, अरे सर एफ बराबर तो के एक्स नॉट है, कट गया। अरे सर, क्या एफ नेट बराबर माइनस के एक्स आया? अरे हाँ सर, ये एक्स किसका? एसएचएम का। ये एफ नेट किसका? एसएचएम का। तो ये के भी क्या? एसएचएम कांस्टेंट। अरे पर के ही क्या स्प्रिंग कांस्टेंट भी है? तो क्या इस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट ही एसएचएम कांस्टेंट बन गया? अरे अगर एफ नेट की इक्वेशन ऐसी आ गई तो पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम। क्या दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम? हाँ, क्योंकि नेट फोर्स इज कमिंग आउट एज एफ बराबर माइनस के एक्स, एंड इन दिस केस एक्स इज फ्रॉम मीन पोजीशन एंड के इज बेसिकली एसएचएम कांस्टेंट, बट इट इज आल्सो इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, पर इस वाले केस में आ गया। अरे हाँ सर, तो इस ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। तो अगर क्या ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम करेगा? हाँ करेगा। क्या उसका एसएचएम कांस्टेंट वो ही होगा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा? तो क्या उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा?
अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। सिर्फ ये सवाल नहीं, ये आपको ये भी बताएगा कि ऐसे अगर कभी पूछा जाए या ऐसा बोला जाए कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड, या ऐसा पूछा जाए कि इज दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, तो आप क्या करोगे? उस प्रोसीजर को ध्यान सुनो, आगे स्लाइड्स में वो लिखा हुआ मिलेगा, तब उतार लेना। अभी समझो हमने इसको निकालने के लिए क्या करा। सबसे पहले हमने करी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या सबसे पहले हमने वो ही आइडेंटिफाई करी? हाँ। तो फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट एसएचएम और टू प्रूव एसएचएम इज टू आइडेंटिफाई मीन पोजीशन। स्टेप 1 नंबर 1। सेकेंड, राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। क्या F बराबर kx नॉट इज द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन? अरे हाँ सर, F बराबर kx नॉट इज द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। प्रोसीजर है स्टैंडर्ड। नाउ डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। प्रोसीजर समझना, आइडेंटिफाई मीन पोजीशन, राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, डिस्प्लेस पार्टिकल x फ्रॉम मीन पोजीशन। Now write down the net force at the displaced position. Now write down the net force at displaced position. Okay, sir. Now try to reduce net force similar to minus kx by using mean position force relation and other techniques. ये अदर टेक्निक्स क्या, ये आगे आएंगी, कभी थोड़ी सी मैथ्स लगी है उसमें, बाइनोमियल थ्योरम, अजम्पशंस, एक्सपोनेंशियल, वो अभी उसमें नहीं घुसना। अभी तो इतना समझो, फिर से प्रोसीजर समझो। क्या कभी अभी पूछा जाए हाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड इन केस ऑफ एसएचएम, तो फर्स्ट स्टेप इज या हाउ वी कैन प्रूव दैट इट इज एसएचएम। फर्स्ट स्टेप इज दैट फर्स्ट आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, displace the particle x from the mean position. अरे हाँ ना बोलो। Now write down the net force at displaced position. Try to reduce it in the form of F बराबर minus kx using mean position force relation. अरे हाँ ना बोलो। Now write down the time period 2 pi under root m by k, where k is SHM constant. स्प्रिंग कांस्टेंट तो इस स्पेशल केस में आ गया है। अगर स्प्रिंग ना भी हो तब भी एसएचएम हो सकता है ना, कभी ग्रेविटेशन में आएगा, कभी किस में आएगा। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, तब वो एसएचएम कांस्टेंट ही कहलाएगा। इस केस में एसएचएम कांस्टेंट ही क्या अपना स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया है, वो एक अलग बात है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, सिर्फ इसे उतारो, अभी इसे समझ के उतारो। अच्छा देखो, उतारो। उतार लिया क्या? उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ, अब समझो, एक्स हिलाया, ये तो जो करके बताया हुआ है, ऐसे ऐसे करेगा ये। सोच क्यों, थोड़ी सी फील कराऊं इसकी तरह को। ये तो प्रोसीजर तो भी लिखा दूंगा, पहले चल मैं इसकी फील कराता हूं तेरे को। ध्यान समझ, तो अगर इस पर्टिकुलर सवाल को देखे ना तो सोच, ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया कि पार्टिकल की मीन पोजीशन कहीं और है, पर पार्टिकल स्टार्ट यहाँ से हुआ था। अब सोच, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा एफ फोर्स की वजह से, ये दूरी x नॉट आई थी, याद कर f बराबर k x नॉट आया था। ध्यान से देख, x नॉट की वैल्यू f बाई k आई थी। इस पर्टिकुलर सवाल को अगर देख तो SHM करेगा, समझ में आ गया। जब तक अपन मीन पोजीशन पे नहीं आएंगे, क्या ये फोर्स इसकी रफ्तार बढ़ाता रहेगा, और रफ्तार बढ़ाने की वजह से क्या मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, फिर आगे जाएगा। हाँ चलो खुद सोचो, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। टाइम पीरियड तो तुमने निकाल लिया, एम्पलीट्यूड क्या होगा बोलो। इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ।
टाइम पीरियड तो तुम निकाल लिया है, बराबर माइनस के एक्स, टाइम पीरियड 2π/m/k। प्रोसीजर भी लिखा दूंगा, परेशान मत होना। इस सवाल के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, सिचुएशन क्या थी, नेचुरल लेंथ पे पार्टिकल रखा हुआ था, हमने एफ फोर्स लगाना चालू कर दिया, क्या फोर्स की वजह से मीन पोजीशन तक रफ्तार बढ़ी, फिर रफ्तार बढ़ने की वजह से मीन पोजीशन को भी क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के बाद उससे आगे गया, अब kx फोर्स कम हो गया है, तो ज्यादा हो गया है, f कम हो गया है तो रफ्तार घटेगी, और यस और नो बताओ, अगर एसएम करेगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बोलो, अरे बोलो, ओरली बोल सकते हो, ध्यान से सोच के बोलो, एम्पलीट्यूड क्या होगा, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे बोलो मेरे लालो, एम्पलीट्यूड क्या होगा। ध्यान सुन, जहां से आपने छोड़ा वहां पे रफ्तार क्या थी, 0, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन थी, और ये क्या है, मीन पोजीशन। अरे तो एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन के बीच की दूरी ही क्या एम्पलीट्यूड होती है, अरे मतलब x0 ही एम्पलीट्यूड है, अरे हाँ सर, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू f/k, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू f/k है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ सर। खैर ये तो एक अलग बात ही, ऐसे तो मैं बहुत सारे सवाल अभी कराऊंगा, आपको समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। पहले अपन इस बात को समझने का प्रयास करें कि भैया अपने का प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग, इस सवाल के साथ साथ सवाल भी सीखे और प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग एसएचएम भी सीखे। क्या प्रोसीजर, ध्यान से सुनो, उसको लिखो अच्छे से, जो मैंने अभी बताया। क्या बात समझ आ गई, हाँ सर आ गई। अब प्रोसीजर लिखो, जो भी सिखाया, देखो प्रोसीजर टू कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर एसएचएम, स्टैंडर्ड प्रोसीजर याद होना चाहिए। फाइंड आउट द मीन पोजीशन, बिल्कुल सही, आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, यस सर, displace the particle x from the mean position, yes sir, write down the net force at the displaced location या position, okay, try to reduce the net force F equal to minus kx format using mean position force relation। ये आगे आएंगे, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि f बराबर माइनस के एक्स को यूज करने के, मतलब f बराबर माइनस के एक्स को प्रूव करने के लिए सिर्फ मीन पोजीशन के फोर्स रिलेशन से काम नहीं चलता, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगाना पड़ता है। 1 + x की पावर n इज 1 + nx, जब आएगा तो बताऊंगा, परेशान मत हो, अभी लिख लो, बोला यस और नो। हमें कुछ तो कुटर पुटर करके ना उसको f बराबर माइनस के एक्स में रिजोल्व करना होगा, अरे तभी तो वो एसएचएम नजर आएगी, और एसएचएम अगर नजर आएगी जब भी ऑसिलेशन की बात हो तो अपने को ऐसे बहुत सवाल आते हैं कि पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जब भी ऐसे ही सवाल आए फिजिक्स में, समझ जाओ भैया एसएचएम की कहानी शुरू हो गई है, और ये प्रोसीजर चालू कर दो। जैसे ही इक्वेशन रिड्यूस हो जाए f बराबर माइनस के एक्स में, क्या के का मतलब, ये के का मतलब कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आई, मतलब फिक्स्ड वैल्यू मतलब ये हो सकता है कोई अगर अलग चैप्टर हो तो 2-4 चीजों का कॉम्बिनेशन आ जाए, जो भी एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म बचेगी, क्या वो के इफेक्टिव कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा। जैसे मान लो कुछ ऐसा आ गया, f बराबर माइनस CB/D इंटू एक्स, क्या ये CB/D विल बी के इफेक्टिव, अरे हाँ सर, ये कुछ भी हो सकता है, हर चैप्टर में अलग अलग हो सकता है। हाँ, अब टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2π√m/k, 2π√m/k, वेयर के वो जो के इफेक्टिव आया एक्स के साथ। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सो मत भाई, अरे बोलो भाई, हाँ सर। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए, ये यहां तक लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है नीचे ये मैं भी बताऊंगा और आगे, पहले इसको उतार लो, अरे पहले इसको उतार लो, अरे पहले इसको उतार लो। अरे राम लालो पहले इसको उतार लो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, हाँ सर समझ तो आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, अच्छा भाई, वाह भाई, वाह रे भाई, क्या करें भाई, ये समझ आ गया। तो सर एक सवाल भी समझ आया, प्रोसीजर भी समझ आया, और प्रोसीजर मन मंदिर में बसा होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी ज्यादा अभी स्प्रिंग पे ही करनी है तो उसी पे पीएचडी करेंगे। आइए फिर कह रहा हूं, पर क्या एसएचएम सिर्फ स्प्रिंग में होता है, नहीं,
कई जगह होगा। अभी एसएम चैप्टर में ज्यादा स्प्रिंग आती है, क्योंकि बाकी चैप्टर जब आएंगे तब उनमें आएगी। स्प्रिंग पर हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, मान लो मैं एक और इलस्ट्रेशन लूं, ध्यान सुन, ध्यान सुन। मान लो मैं एक और इलस्ट्रेशन लूं कि ध्यान से देख, मान लो कि मैं एक और इलस्ट्रेशन लूं कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से लटका हुआ है, mg फोर्स। सोच, क्या नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक जगह होगी कि अलग अलग? सोच, एक जगह होगी कि अलग अलग? अरे एक जगह होगी कि अलग अलग? सर अलग अलग होगी। जहां पर मीन पोजीशन होगी, क्या वहां पर mg और ये kx0 बराबर होंगे? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइडेंटिफाई मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वहां पर मीन पोजीशन कहां पर होगी? जहां पे mg बराबर kx0। ठीक भाई, राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। सर mg बराबर kx0। डिस्प्लेस पार्टिकल x फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेस कर लिया नीचे, नीचे करा तो क्या नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। राइट डाउन द नेट फोर्स। नेट फोर्स देखो, डिस्प्लेस पोजीशन पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। अब क्या स्प्रिंग फोर्स हो गया? स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ हो गया kx प्लस x0, यस और नो। नीचे की तरफ नेट फोर्स बचा, देखो भाई mg माइनस kx प्लस x0। ओके, mg माइनस kx माइनस kx0, kx0 ने mg को मार दिया, फिर से बच गया माइनस kx। एफ नेट बराबर आया माइनस kx, टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट बाई एम बाई के। अरे फिर से क्या स्प्रिंग कांस्टेंट एसएचएम कांस्टेंट बन गया। अरे तू ध्यान से देख तो ये सवाल क्या पिछले वाला सवाल ही था? अरे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे एफ फोर्स ऐसे लगा लिया था, अरे वो भी कांस्टेंट था, अरे एमजी भी तो कांस्टेंट है, तो वर्टिकल में कांस्टेंट फोर्स लगाओ चाहे हॉरिजॉन्टल में लगाओ, टाइम पीरियड में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। टाइम पीरियड में कोई बदलाव आने वाला, सोच, यानी कि सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो तो चाहे हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट फोर्स लगाओ, चाहे वर्टिकल में mg आ जाए या कांस्टेंट फोर्स आ जाए, टाइम पीरियड तो वो ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन mg को या कांस्टेंट फोर्स को कटवा देगा। अरे हां, लॉजिकली सोच तो अगर ब्लॉक ऐसे लगा लटका हो इंक्लाइन प्लेन पे भी, तब भी सोच क्या टाइम पीरियड ये ही आएगा, क्योंकि अब mg की जगह mg साइन थीटा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है यहां पर नेचुरल लेंथ हो, ये मीन पोजीशन हो, ये x0 हो, जहां पर mg लिख रहे थे क्या वहां mg साइन थीटा बराबर k x0 लिखोगे, जो कि फिर से कट जाएगा, क्योंकि mg साइन थीटा विल ऑल्सो एक्ट एज अ कांस्टेंट फोर्स। तो एक नई बात क्या सीखे कि अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के है, भले कांस्टेंट फोर्स लगे तो भी कांस्टेंट फोर्स के लगने से सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या रटना है? इन सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अरे हां सर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स इन सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। दिमाग में सेट रखना है, वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, टेढ़ा ले लो, टाइम पीरियड तो यही रहेगा। हां, फोर्स आपके एम्पलीट्यूड में जरूर अंतर ला सकता है, या कितनी दूर नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन है उस पर ला सकता है। हां, क्यों? क्योंकि भैया x0 तो डिपेंड कर रहा है ना उस पर, पर वो टाइम पीरियड पे कोई अंतर नहीं लाता, पर वो टाइम पीरियड पे कोई अंतर नहीं लाता। हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं तो सही कहता हूं, बस तुम मेरी बात मानते नहीं हो।
ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, आगे बढ़ो सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट। ओके ये बात समझ आ गई, ये समझ आ गया, प्रोसीजर लिख लिया। देख वही जो मैंने आपको बताया, इसमें भी टाइम पीरियड यही होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या फर्क पड़ता है जो भी बताया। पहले बताओ क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ध्यान सुनना, क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कांस्टेंट फोर्स लगाने पे टाइम पीरियड क्या होता है, बोलो क्लियर है, कैसे होता है, क्या वो भी क्लियर है, क्या प्रोसीजर फॉर सिस्टम भी क्लियर है? अरे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के और अच्छे सवालों में घुस जाएं? क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के और अच्छे सवालों में घुस जाएं? हाँ सर घुस जाओ, और बढ़िया सवालों में घुसते हैं, आ जाओ। अब अपन पढ़ रहे हैं एसएचएम के अंदर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं एलएम वगैरह में। अरे हाँ सर बहुत बार आ चुका है सर स्प्रिंग। तो अब अपन एसएचएम का एक स्पेशल केस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके जिसमें टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व हो गया है। ओके और अच्छे सवाल करते हैं। A block of mass m is attached to a wall through a spring or spring constant k as shown if a bullet of mass m hits the block at speed v0 and gets stuck, find out amplitude and time period of the system। एक मास m था, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k थी, ये चुपचाप रखा हुआ था अपनी नेचुरल लेंथ पे, बिल्कुल इसको कोई परेशानी नहीं थी। एक बुलेट आई छोटे मास m की v0 रफ्तार से खुबाच एकदम से घुस गई, एकदम से घुस गई किसमें? ब्लॉक में। क्या ब्लॉक में झटका आया? स्प्रिंग इतनी रफ्तार में घुसी कि जब झटका ब्लॉक को लगा उस समय स्प्रिंग झटका नहीं लगा पाई। मैं आपसे बात पूछूं, ऐसे घुसी देख, ये ओ हो ये, चलो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि स्प्रिंग ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे, स्प्रिंग अंदर, सॉरी स्प्रिंग क्या, बुलेट अंदर घुस गई, चिक 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 चिक, ये जस्ट बिफोर, ये जस्ट आफ्टर। मुझे बताओ जस्ट बिफोर रफ्तार क्या थी इसकी? 0। अब क्या बुलेट अंदर घुस गई तो v आ गया एकदम से। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर याद करो, स्प्रिंग का फोर्स नेग्लिजिबल है क्योंकि झटके से घुसी। कौन कौन? बुलेट। क्या जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, मैं बता रहा हूं ये सवाल, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसमें भाई साहब सेंटर ऑफ मास, एसएचएम, एनएलएम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ये सब घुस गया, आपको आना चाहिए। मुझे बताओ जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? यस और नो, बोलो क्यों? क्योंकि इस किसका मोमेंटम कंजर्व्ड है? ब्लॉक प्लस बुलेट का, ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट। बोलो क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक में बुलेट घुस रही थी तो बुलेट पे एन पीछे लग रहा था, स्पेन आगे लग रहा था, ये इम्पल्सिव था। कुछ याद है कि भूल गए हो? ये इम्पल्सिव था। ये क्या था? इम्पल्सिव। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओके बात तो सर आपकी समझ आई, ठीक है। इस दौरान स्प्रिंग इंपल्सिव नहीं था, तो नेचुरल लेंथ पे थी, वो एकदम से बदलाव नहीं आता। तो क्या मोमेंटम कंजर्व था? हाँ। तो स्प्रिंग का बुलेट का इनिशियल मोमेंटम mv0, ब्लॉक का 0, बाद में दोनों का m प्लस mv। ओ हो, क्या v की वैल्यू आई mv0 बाई m प्लस m। अरे हाँ सर, अब कंफ्यूज मत हो। जैसे ही बुलेट अंदर घुस गई अब तो। अब बता क्या ये ब्लॉक पर और कोई फोर्स है स्प्रिंग के अलावा? नहीं। क्या ब्लॉक पर कोई और फोर्स है स्प्रिंग के अलावा? नहीं। तो क्या ये नेचुरल लेंथ ही, यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं है, पर क्या ये जैसे बुलेट अंदर घुस गई, स्प्रिंग तो फैल ही नहीं पाई, अभी तो एकदम झटके से हुआ था सब कुछ। हाँ, क्या ये नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन हो गई? अरे हाँ सर, क्या हो गई? मीन पोजीशन। अब तो ये सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। क्या इट इज इक्विवेलेंट टू अ
spring block system of mass m plus m and k with at natural length and mean position with रफ्तार v। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर, बात तो आप सही कह रहे हो सर, के एम प्लस एम, बिल्कुल सही। अगर ये सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये एसएचएम कर, क्या एसएचएम करेगा? हाँ 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 करेगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे रफ्तार है। ओके, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम, पर एम कितना? एम प्लस एम बाई के। तो टाइम पीरियड तो यही आ गया, टाइम पीरियड तो आ ही गया 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम बाई के। बढ़िया सवाल सोच के देख, सेंटर ऑफ मास लग गया, एनएलएम की स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लग गया। ध्यान से तो एसएचएम तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझ आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसने पूछा टाइम पीरियड, निकाल लिया। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे बोलो? बोलो, अरे बोलो। ओ हो, अरे यार ये v पता है। हाँ सर v तो पता है। अरे हाँ सर v तो पता है। ये जो v है, ये जो v है, ये क्या पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका v है? हाँ। ये v कब है? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। हाँ, याद करो मीन पोजीशन पे रफ्तार क्या होती है सर? ए ओमेगा। अरे क्या होती है? ए ओमेगा। यानी कि एम वी नॉट बाई एम प्लस एम इंटू ए ओमेगा, और ओमेगा क्या है? अंडर रूट ऑफ के बाई एम प्लस एम। अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोले। तो देख, ये रूट एम प्लस एम ने रूट एम प्लस एम को मार दिया, तो कितना बचा? ये देख, एम वी नॉट बाई अंडर रूट ऑफ के एम प्लस एम इक्वल टू ए। ये समझ में आया मैंने क्या करा? अरे हाँ सर, तो देख बढ़िया सवाल, 3 चैप्टर का समेशन हो गया। और ऐसे कोई बहुत टफ और कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। कैसे सवाल आ सकता है? हाँ सर आ सकता है। अरे अब तो अच्छी पढ़ाई करोगे कि नॉर्मल 11वीं के लिए ही पढ़ोगे? अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ सर। बात तो समझ आई, मौज भी आई। अरे हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, जोरदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, मौज मारो। एम वी नॉट बाई रूट के एम प्लस एम हो गया भाई, आंसर देख लो अब तो। हाँ सर, ये समझ आ गया हमें, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, फिर वो एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन को जरूरत है, पर डायरेक्ट लिया v बराबर ए ओमेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं है अपने। अरे हाँ, जो आंसर निकाले वो बिल्कुल सही है, जो आंसर निकाले वो बिल्कुल सही है। अभी बहुत टफ सवाल कहलाते हैं, पर अगर सोचो आप ईमानदारी से, आपने सारे चैप्टर ढंग से पढ़े हों, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? आप चाहो तो कर सकते हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिर जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, चमक तो गया सर, बिल्कुल 110%। फिर जो मैं बोला चमका? हाँ सर, चमक तो गया सर, अच्छा भी लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। तो आ जाओ आगे बढ़ते चलो भाई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आ गया। हो 2-3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। ऐसा नहीं पीछे वाले में और नहीं करा सकता, बहुत सारे करा सकते हैं। बुलेट वर्टिकल में लटकाओ तो सोच, तब भी अंदर बुलेट को घुसा सकते हैं। टफ हो जाते हैं सवाल, मतलब बहुत सवाल कर सकते हैं, उसमें से कोई खास बात नहीं है। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्वेशन का फंडा आपको समझ आना चाहिए। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का मोमेंटम कंजर्वेशन का फंडा आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए उसमें बहुत सवाल बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे तुम चाहो तो मैं एक ऐसा दे सकता हूँ, देख, होमवर्क के लिए, वो उसी प्रकार का है। कैसे? मान लो कि एक मास m है और ये k है। ऐसा समझो कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम a एम्पलीट्यूड से, कितने से?
ए एम्पलीट्यूड से परफॉर्मिंग SHM। होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। परफॉर्मिंग SHM, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, अब हम क्या करें, इस पर एक मास m रख दें धीरे से। When mass m is crossing mean position, हम m मास धीरे से उस पर रख दें। बोलो क्लियर? ध्यान समझना क्या है। एक कैपिटल M मास का और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे HM कर रहा था A एम्पलीट्यूड से कर रहा था। जब वो मीन पोजीशन से गुजरा तो ऊपर एक फटाक से अपन ने धीरे से, का मतलब कोई टकराया नहीं, ऐसे रख दिया, ऐसे ऊपर से अपन ने टच रख दिया। किसको? एक और M मास को। जब वो कब क्रॉस कर रहा था? मीन पोजीशन को। हम M मास धीरे से उस पर रख दें। फाइंड न्यू टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। फाइंड न्यू टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। मैं तो कह रहा हूं चलिए यहीं ट्राई कर, होमवर्क नहीं, यहीं कर ले, ट्राई कर, फिर नया एग्जाम्पल कराऊंगा। ट्राई कर ले, एक और कराता हूं, बोल कर। सवाल समझ में आया? अरे सवाल समझ में आया? हाँ चल, टाइम दे रहा हूं 40 सेकेंड, करके बता। अरे करके बता, तू कर सकता है, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, करके बताओ। अरे हाँ हाँ, अरे नाना, अरे कर लो तब तक मैं मेरी बीवी की बुराई कर लेता हूँ। वैसे बीवी की बुराई नहीं करनी चाहिए, शादी के 10 साल बाद, 10 से ज़्यादा हो गए, अब तो मेरे को 13 साल हो गए, है कि नहीं? बीवी से नहीं लड़ना चाहिए, देखो, है कि नहीं? चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। हो, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। सुबह सुबह मार पड़ जाती ना, ठीक रहता है, थोड़ा दिन अच्छा निकलता है, डर के बिना निकलता है कि नहीं? हाँ चलो भाई, बहुत बातें हो गई। मैं बताऊं? अरे मैं बताऊं? देख, जस्ट बिफोर ये सिचुएशन है, जस्ट बिफोर इसकी रफ्तार क्या थी? इसकी रफ्तार थी a ओमेगा, और ओमेगा कितना था? √k/m। ये तो HM कर रहा था ना। जैसे ही आपने इसको रखा, ये मास m ऐसे, ठीक, क्या इसकी एक नई रफ्तार आ गई? ये मान लो v0 थी, क्या v आ गई? रखते ही जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में क्या स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव थी? हाँ, पर जैसे ही रखा, क्या एक झटका लगा नीचे वाले को, उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई, ऊपर वाले की ज्यादा हुई, तभी तो साथ में आएंगे। अरे हाँ सर, तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर ये झटका कैंसिल आउट होकर क्या कंजर्व्ड है? सर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अरे क्या कंजर्व्ड है? सर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बोलो यस और नो? हाँ सर, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके 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 ओके। जस्ट बिफोर मोमेंटम कितना? ऊपर वाले का 0, नीचे वाले का ma√k/m इक्वल टू, ओ हो, फाइनल मोमेंटम 2m इंटू v। 2m हो गया ना अब तो। मैंने अगर mm सेम ले लिया तो ठीक, mm सेम ले लेते हैं, तो m ने m को मार दिया, a√k/m
बाई 2 इक्वल टू वी। हाँ सर, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि जब ये मास, अब अगर ये सिंगल मास बन गया 2m का, अभी भी ये है तो सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पर अब मास 2m है, तो अब नई ओमेगा डैश क्या है? अंडर रूट ऑफ k बाई 2m। अरे हाँ, क्या फिर से नया SHM करेगा? अरे हाँ। मान लो कि एम्पलीट्यूड a डैश, अरे हाँ। क्या जिस जगह से गुजर रहा है वो अभी भी मीन पोजीशन है? अरे हाँ। तो जो इसकी रफ्तार v है, क्या वो होगी a डैश ओमेगा डैश के बराबर? अरे हाँ। क्या v की वैल्यू a बाई 2 अंडर रूट k बाई m इक्वल टू a डैश ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश की वैल्यू k बाई रूट k बाई 2m, रूट k बाई m ने रूट k बाई m को मार दिया, क्या a डैश की वैल्यू आई a बाई रूट 2। अरे हाँ सर, तो देख नया टाइम पीरियड भी आ गया, यानी कि नई ओमेगा भी आ गई और नया एम्पलीट्यूड भी आ गया और सवाल भी जोरदार हो गया। एक और सवाल करा दिया मैंने तुझे, मैंने करा देना चाहिए, तेरी शक्लें देख के मुझे लग रहा था हाँ अब जोरदार सवाल है, कोई हल्के सवाल हैं? अरे नहीं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फील वाले सवाल हैं जो अपने को अगर समझ में आने लगे तो मजा आने लगेगा। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। बात आप सही कह रहे हो सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ सर, अच्छा सा लगा सर, बढ़िया सा लगा सर, बढ़िया सा लगा। तो चल उतार ले इसको फटाफट, एक जोरदार सवाल बीच में और घुसा दिया मैंने। अरे हाँ, एक और कराता हूँ, देख 2-4 सवाल कराऊंगा, फील आने लगेगी। बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, अच्छा मतलब बहुत हल्के नहीं, ध्यान सुनना अच्छे से। बोलो भाई बोलो, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? चलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, उतार लिया क्या? हाँ सर। नया एग्जाम्पल सुनो, आओ आओ। बढ़िया सवाल। A block of mass m is attached to a spring of spring constant k. Another block of mass m is just placed on the block attached to the spring as shown. Initially the spring is in equilibrium. If the system is compressed by x and released, find out the maximum value of x such that the upper block will not detach from the lower position. समझो क्या करा कि a block of mass m is attached to a spring of spring constant k. तुम तो एक सवाल को ऐसे समझो, समझना। एक मास m था जो स्प्रिंग से अटैच्ड है और एक और मास m था, ठीक। मैं कराऊंगा सवाल, दोनों ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए थे, चिपके हुए नहीं थे पर रखे हुए थे, ठीक है सर। अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना, मैं ही कराऊंगा, कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है पर दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान सुनना। अच्छा सर, अब क्या हुआ कि अगर अपन बहुत लॉजिकली समझें तो ऐसे समझो कि नेचुरल लेंथ तो यहां कहीं होगी, क्यों? अरे ऊपर ही होगी कहीं, क्योंकि यहां ले लो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो कहीं पे भी ले लो, नेचुरल लेंथ यहां कहीं थी। अगर हम इक्विलिब्रियम में थे तो नेचुरल लेंथ से दूरी x0 थी। इक्विलिब्रियम पर क्या नीचे लग रहा था 2mg और वो बराबर था kx0 के। नीचे क्या लग रहा था? 2mg, और ऊपर क्या लग रहा था? kx0। मैं कराऊंगा, ध्यान सुनना। 2mg नीचे लग रहा था, kx0 ऊपर लग रहा था, तभी तो बैलेंस हो रहा था। यानी कि जिस जगह को हम मीन पोजीशन कह रहे हैं वो नेचुरल लेंथ से 2mg बाई k नीचे है, वो नेचुरल लेंथ से 2mg बाई k नीचे है। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन इज लोअर देन नेचुरल लेंथ 2mg बाई k। नेचुरल लेंथ किसमें होती है सर? स्प्रिंग में। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो x0 बराबर 2mg बाई k। ये बात हमें समझ आ गई, अच्छी भी लगी, बढ़िया भी लगी, मजा भी आया, सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब क्या करें, आगे चलते हैं, जीवन के पड़ाव को आगे ले जाते हैं। चलो भाई, अच्छा अब क्या करें, 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 अब क्या करें? आगे बढ़ो। ये हो गया ना? हो गया सर। अब देख, उसने बोला कि हम इसको और दबाएं,
ऐसे एक्स और दबा दें, ओ हो, ध्यान समझ में आया? ये एक्स, ये नेचुरल लेंथ कहीं और थी यहाँ ऊपर, कंफ्यूज मत हो ना, ये रही नेचुरल लेंथ, ये रही मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन की दूरी का सफ़र अलग था, 2mg बराबर के एक्स नॉट की वैल्यू 2mg/k। इससे हमने एक्स और दबाया। अब अगर मैं मीन पोजीशन से एक्स और नीचे दबाऊंगा तो क्या ये एसएचएम कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या ये 2 ब्लॉक सिस्टम स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है? क्या इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m, m का मतलब 2m/k। पहले था यस और नो। हाँ, क्या ओमेगा हो गया अंडर रूट k/2m? फिर से कह रहा हूं, अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना। ओके, तो 2mg बराबर के एक्स नॉट बराबर 2mg/k। अच्छा लगा, सुंदर लगा, बढ़िया लगा। अब क्या करें, सुने। अब हमसे बोला गया कि बताओ मैं कितना एक्स को साथ दबाऊं ऐसे और छोड़ दूं कि दोनों ब्लॉक साथ में ही एसएचएम करें। सर अलग क्यों होंगे? हो सकते हैं। पहले समझ उसने क्या बोला कि जितना मैं मीन पोजीशन से एक्स दबाऊं और छोड़ दूं, तो पहले तो पार्टिकल करेगा क्या? दोनों मिलके। उसने बोला कि मैं मैक्सिमम एक्स कितना दबा सकता हूं कि दोनों साथ साथ ही एसएचएम करें, ये अलग हो सकते हैं। कैसे? पहले एक बात समझ, जितना आपने एक्स दबाया ना नीचे, ये एक्स ही एम्पलीट्यूड है। बोलो क्यों? क्योंकि जहां तक आप लाए दबाया वहां पर रफ्तार क्या हो गई? 0। तो वो क्या हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन। जहां पे दबाकर छोड़ा, ध्यान सुनना, सवाल जोरदार है, जहां पर दबाकर छोड़ा वो छोड़ा वहां तो रफ्तार 0 है ना? हाँ, तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। हाँ, और मीन पोजीशन ऊपर है, तो जो मीन पोजीशन तो एक्स दबाया था, अरे हाँ, तो ये तो एम्पलीट्यूड है। हाँ, ये बात समझे। अब पहले एक बात समझे कि अलग क्यों होंगे। अब ये बात समझे कि अलग क्यों होंगे। सर बताओ, आप ही बताओ सर क्यों होंगे। ये अलग इसलिए हो सकते हैं, सोचो कैसे। जब ब्लॉक, दोनों ब्लॉक एक्सट्रीम नीचे वाले एक्सट्रीम पोजीशन से ऊपर जाएंगे मीन पोजीशन तक, तब सोच क्या दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर होगा? हाँ। क्या नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लगाएगा? भाई नीचे वाले ब्लॉक को स्प्रिंग एसएचएम करा रही है, पर ऊपर वाले ब्लॉक को तो क्या ब्लॉक एसएचएम करा रहा है, अपने साथ रख रहा है? अरे हाँ, बात सही है। अब सोच कि अगर, ध्यान सुनना, कि अगर, बहुत लॉजिकली सुनना, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन, नेचुरल लेंथ को बाद में ले आएंगे। अब समझ कि अगर जब अपना ब्लॉक, दोनों ब्लॉक, ध्यान सुनना, जब दोनों ब्लॉक एक के ऊपर एक होंगे और मीन पोजीशन से ऊपर होंगे, और ये मान लो ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, नेचुरल लेंथ को थोड़ी देर के लिए गायब करो, ये इसकी अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, समझना, अपर एक्सट्रीम पोजीशन, ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन जहां से दबा के छोड़ा। अब समझना, ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पार्टिकल होंगे दोनों ऐसे, समझो, तो क्या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा? हाँ। अब एक बात लॉजिकली सोच, जो ऊपर वाला एम है ना, उस पर नीचे वाला ब्लॉक एन ऊपर ही लगा सकता है, नीचे नहीं लगा सकता। ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, नीचे वाला ब्लॉक जरूर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, पर नीचे वाले ब्लॉक और अपर वाले ब्लॉक में कहानी में है क्या? नीचे वाले ब्लॉक और अपर वाले ब्लॉक पे अगर एफबीडी बना तो अपर वाले ब्लॉक पर एन ऊपर लगेगा, एमजी नीचे लगेगा। ये एन नीचे नहीं लग सकता। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अपर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? अपर ब्लॉक का नीचे
मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तुम बताओ। समझ नहीं आया सर, ध्यान सुनना। नीचे वाले ब्लॉक पे तो स्प्रिंग लग रही है, स्प्रिंग तो कितनी भी रफ्तार से खींच सकती है पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो ऊपर भी कितनी भी रफ्तार से जा सकता है एक्सेलरेशन से, क्यों, एन ऊपर लग सकता है, पर नीचे वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से नहीं आ सकता। बताओ क्यों? क्योंकि एन तो ऊपर ही लगता है। अच्छा, तो एन क्या हो सकता है, नीचे तो लग नहीं सकता, तो एन नीचे नहीं लग सकता, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे क्या हो सकता है, जब एन 0 हो जाए, यानी ए इक्वल टू जी। अरे हां सर, नीचे की तरफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा होगा तो ऊपर वाला बोल लेगा तू जा, मैं नहीं जा रहा, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो जी से ज्यादा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। तो साथ रहने के लिए क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुड बी जी। अरे हां, तो फॉर साथ साथ ए मैक्स इक्वल टू जी। अरे हां, या आप ऐसा समझो, फॉर साथ साथ क्या ए शुड बी लेस देन जी। हां, अच्छा, ए की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एसएचएम में क्या होती है सर, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। अरे हाँ सर, लेस देन जी। ए ओमेगा स्क्वायर जाए तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। अरे हाँ सर, अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है k बाई 2m, ओमेगा स्क्वायर लेस देन जी। तो क्या ए शुड बी, अरे ए शुड बी लेस देन 2mg बाई k। हाँ, यानी कि एम्पलीट्यूड 2mg बाई k से कम होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड तो वो ही है जो x है, यानी कि x 2mg बाई k से कम होना चाहिए। ध्यान से देख, नेचुरल लेंथ भी 2mg बाई k ही थी। अगर नेचुरल लेंथ से ऊपर निकल गया ना आप एसएम करते हुए, तो फिर नीचे आते हुए तो अलग हो जाओगे। सोच के देख, सोच के देख, नेचुरल लेंथ 2mg बाई k पे ही थी। सोच, जब तक नेचुरल लेंथ पे आए ना तब तक स्प्रिंग ऊपर की तरफ ही फोर्स लगा रही थी। सोच, अगर एसएम करते करते इससे ऊपर निकल गए तो नीचे खींचने लग जाएगी, पर ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे आना संभव नहीं है, सिर्फ mg लग सकता है उसमें, उस एक्सेलरेशन से नहीं आ पाएगा जिससे नीचे वाला आएगा, इसलिए ऊपर अलग हो जाएंगे। इसलिए इस केस में एम्पलीट्यूड 2mg बाई k से कम होना चाहिए। दिमाग लगाओ, मुझे पता है तुम थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितना कराए आप खुद का दिमाग लगाओ। जितना सोचोगे उतना मजा आएगा। सवाल सोचने वाला है, दिमाग लगाने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो दिमाग लगाओ मेरे लालो मेरे पीलो, अरे लगाओ थोड़ा तो। हाँ सर, लगाएंगे 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 सर। अरे लगा सकते हो ना? हाँ सर लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते सर? आपने बोला पक्का लगा के बताएंगे आपको। फिर जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर। बात तो समझ आई सर आपकी, बोलो क्लियर है? हाँ, इसलिए दिमाग लगाओ इस सवाल में। अच्छा, कब साथ रहेगा, कब अलग हो जाएगा? जोरदार सवाल, शानदार सवाल, मजेदार सवाल। हाँ सर, अच्छा सा तो लग रहा है सर, बढ़िया सा तो लग रहा है सर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, दिमाग लगा लिया? अरे सोच लो, मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, पानी पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे बढ़ जाओ तो हो गया भाई, तो हो गया, हमारा आंसर आ गया 2mg बाई k। हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आ जाओ, अब क्या हुआ? और एक और बढ़िया सवाल, बढ़िया। अच्छा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोई बहुत मैथ्स वाले सवाल नहीं है ये, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ऐसे सवाल। टू ब्लॉक ऑफ मास m and 2m are connected with a spring or spring constant k shown if the upper block is compressed and released। ऐसा समझो, नीचे भी 2m मास है, उससे स्प्रिंग जुड़ी हुई है वर्टिकल में, ऊपर m मास है। अपन ने क्या करा, अपर वाले को दबाएं और छोड़ दें,
तो क्या ये ऐसे ऐसे कर सकता है? हाँ कर सकता है। उसने बोला कि बताओ इस ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम क्या एम्पलीट्यूड रख पाएंगे कि नीचे वाला ना उठे। समझना, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m सच दैट 2m ब्लॉक विल नॉट लिफ्ट। मतलब कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि 2m मास वाला ब्लॉक लिफ्ट हो जाए ऊपर खुद भी। अभी तो धरती पर टिका हुआ है, पर अपन ये चाहते हैं कि वो जड़त्व रहे, फिक्स्ड रहे। ऐसा ना हो कि इस वो मास में इतना उछले कि उछलकर इसको भी उछाल ले, ऐसा ना हो। इसके लिए क्या अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है, ये सवाल है। दिमाग लगा ले, दिमाग लगा ले। ऑप्शन दूं? mg बाई के, 2mg बाई के, 3mg बाई के, 4mg बाई के। बताओ, मेरे हिसाब से इनमें से एक आंसर होना चाहिए, नहीं होगा तो एक और दे देता हूं। नन ऑफ दीज। वैसे इन चारों में से होना चाहिए। आ जाओ, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे करके बताओ, अरे हाँ हाँ, अरे तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, अरे बता दो। अरे बोल दो भाई, ट्राई करो ट्राई करो। चलो टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, करो ट्राई करो। 40 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तब तक मैं क्या करूं? ओके, मैं स्टेप्स बढ़ाता हूं। पता है ना तुमको, 10,000 कदम नहीं तो भोजन नहीं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीबी से प्रताड़ित पति, तुम ही एक मेरा सहारा हो। चलो चलो भाई, मैं बताऊं? पहले एक बात सोचो, ये 2m वाला ग्राउंड से कब उठेगा? जब इस पे ऊपर 2mg लग जाए, क्योंकि नीचे भी 2mg है ना, इससे पहले तो नहीं उठ पाएगा। हाँ सर, ये 2mg कौन लगा सकता है? स्प्रिंग। लॉजिकली चलते हैं। हाँ, यानी कि स्प्रिंग में, कंफ्यूज मत हो ना, यानी कि स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स लगा 2mg, यानी कि स्प्रिंग में एलोंगेशन हो गया 2mg बाई के। अच्छा, पहले समझो 2m वाला मास कब ऊपर आ सकता है? जब उस पर ऊपर 2mg लगे। अच्छा, उसमें स्प्रिंग के अलावा और कोई फोर्स है नहीं, mg तो नीचे लग रहा है, इससे पहले तो नहीं कूद सकता ना वो। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बात सर, ठीक है सर। अब सोचो, यानी कि अगर इस पे 2mg लगना है तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जानी, ऊपर लगना है तो कंप्रेस होनी चाहिए, इलोंगेट होनी चाहिए। इलोंगेट होनी चाहिए कितनी? 2mg बाई के। 2mg बाई के कहां से इलोंगेट होनी चाहिए? नेचुरल लेंथ से कि मीन पोजीशन से? सर नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन आएगा तभी तो 2mg बाई के आएगा। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। अब सुन, अब देख, जब मास m है तो ये तो ऐसे हो रहा है, ठीक, समझ गए, उसको समझ, पीछे ही बनाया था, पीछे बनाया था। सुनो, देखो ये मीन पोजीशन थी, देखो नेचुरल लेंथ तो यहाँ कहीं होगी ना। नेचुरल लेंथ कहाँ पर? ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब ये दूरी x0 या जो भी लेनी हो, तो मीन पोजीशन पे mg बराबर kx0, तो x0 की वैल्यू mg बाई के। तो नेचुरल लेंथ तो यहां पर है, मीन पोजीशन से इतना ऊपर। अब सोच कि अगर मुझे इलोंगेशन करना है 2mg बाई के, तो नेचुरल लेंथ से है। और हाँ, बात तो आप सही बोले सर, यानी कि ब्लॉक यहां पहुंच जाना चाहिए m वाला, इस नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर? 2mg बाई के। अरे तभी तो नीचे फोर्स लगेगा 2mg, इलोंगेट होनी चाहिए स्प्रिंग, कितना? 2mg बाई के।
कहां से? नेचुरल लेंथ से। और हाँ, तो अपन नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाना है सर? 2mg/k। तो सोच मीन पोजीशन से कितना ऊपर चले गए? ये mg/k। और तो सोच क्या कुल मिला के ऊपर चले गए 3mg/k। तो कम से कम ब्लॉक मीन पोजीशन से 3mg/k ऊपर जाना चाहिए, तभी नीचे वाला ब्लॉक उठेगा, वरना उठ पाना संभव नहीं है। 3mg/k मीन पोजीशन से ऊपर जाना मतलब क्या? 3mg/k मीन पोजीशन से नीचे भी जाना मतलब x की वैल्यू, दबाने की वैल्यू कम से कम 3mg/k होनी चाहिए, कम से कम नीचे की तरफ 3mg/k होनी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर से दिमाग लगाओ, जोरदार सवाल। क्या आंसर है? 3mg/k। क्या आंसर है? 3mg/k। भाई साहब आज का लेक्चर बहुत जोरदार लिया है मैंने। लास्ट 2 सवाल तो बहुत ताबड़तोड़ थे। घबराए तो नहीं तुम लोग? अरे बढ़िया, थोड़ा तो पढ़ाएंगे ना यार। देख मैथ्स बहुत नहीं थी, दिमाग था, और दिमाग आपका तभी खुलेगा जब अच्छे सवाल करोगे कंसेप्चुअल। तो मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से ज्यादा इस बात पे ध्यान दे रहा हूं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले सवाल होने चाहिए और दिमाग आपका चलना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। तो फिर ऐसे ही जोश और जुनून के साथ बने रहिए। अगले टर्न पे फिर मिलते हैं अपन इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।